क्रिकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है। उखाड़ पिछाड़ लगी हुई है पिछले 48 घंटों से, बल्कि 24 घंटों से ये सब चल रहा है। और नजम सेठी ने टेक ओवर कर लिया, रमीज राजा साहब सबको पता है, जा चुके हैं। कामरान भाई, कामरान मुजफ्फर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेटिशियन कमाल किस्म के हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं एट टाइम्स, और थोड़ा सा होता है यार कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, जब हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे तो सबकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन कामरान भाई एक अकेले शख्स थे जो सबको कहते थे नहीं, चांस है, हम आगे जा सकते हैं। इसी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस अभी इंग्लैंड सीरीज में रही है, उसमें भी कामरान भाई ने जिस तरह अभी तक है कि अभी भी मैथमेटिकली हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। बट कामरान भाई से मैं पहले एक क्वेश्चन सीधा आगे करता हूँ कि कामरान भाई, हम देख रहे हैं कि अभी ये 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इन्वोक किया गया है, वो सारे अभी खत्म कर दिए गए हैं, 6 प्रोविंशियल टीम्स को। डिपार्टमेंट रीजन ये वो जो हम पहले देखे थे वो वापस आई हैं। ये कब तक चलेगा हमारी क्रिकेट में? क्योंकि फिर कोई गवर्नमेंट आएगी, फिर हमारे कोई चेयरमैन आएंगे, फिर चीजें वही होंगी। ये उखाड़ पिछाड़ कब तक ये रहेगी? क्या इस पे आप कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रामेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। यार ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब तो बड़ा सीधा सा, ये ना कोई आज का मसला है और ना ये कल ख़त्म हो जाएगा। ये मसला उस वक्त तक रहेगा जब तक आपकी अपॉइंटमेंट बेस्ड आपके सेटअप्स चलेंगे, तो ये तो चलेगा। और जब तक आपकी, जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक आपकी मैनेजमेंट नहीं आएगी, और जब टॉप से, जब भी जब तक आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा कि जो भी नई नए जो भी पेट्रन जो भी आएंगे, क्योंकि पेट्रन जब आपके पॉलिटिकल बेस्ड हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स भी सारी पॉलिटिकल बेस्ड ही होंगी, ये कैसे हो सकता है? तो अगर आपके पेट्रन पॉलिटिकल फिगर होंगे, तो जब भी वो रिजीम चेंज होगा तो सूना और लेटर हमने देखा। इस दफ़ा ये शायद बहुत ज़्यादा देर चल गया, वरना ये हमेशा आपको इस तरीके की चेंजेस आती रहेंगी, और ये उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक आप जो एसोसिएशंस की और जो पूरी दुनिया में जिससे ये क्रिकेट चलती है, कि आप जो बॉडीज़ हैं जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, वहाँ से वो डेमोक्रेसीज और वो इलेक्शंस के थ्रू लोग नहीं आएंगे। तो बेसिकली देखिए, हम जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कहते हैं, तो ये जो सेटअप्स होते हैं ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही होते हैं पूरी दुनिया में भी। वो एक अलग बात है कि उनका जो नेशनल पॉलिटिक्स होती है उससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो आपकी जो क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स होती है, उस उसकी बेस के ऊपर वो लोग आते हैं। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स में इलेक्शंस होते हैं। तो वो सिलसिला है। अगर आपकी जो बॉडीज हैं, जो आपकी क्रिकेटिंग बॉडीज हैं, वो अगर आपकी स्ट्रेंथन होंगी, वो मौजूद रहेंगी, तो फिर वो रेजिस्ट कर सकेंगी जो नेशनल पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आती हैं। उनको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि आपकी रीजनल सेटअप्स आपके हों, जैसे पहले किसी ज़माने में हुआ करता था, या आपका जो डिपार्टमेंट्स का जो एस्पेक्ट है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और जो आपकी जो यूनिट्स हैं, वो जब आपके कंसिस्टेंट होंगे, वो स्टेबल होंगे, तभी आप जो है वो इस चीज़ का ख्वाब देख सकते हैं कि चाहे नेशनल लेवल के ऊपर जो भी पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए तो आपके सेटअप्स चेंज ना हो। तो उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। जब आपका पेट्रन जो है वो पॉलिटिकल चेंज की बेसिस के ऊपर चेंज होता है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, उनका राइट भी है कि वो जिनको सही समझते हैं वो अपॉइंट करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर लाई करती है। कामरा भी इस पे बस छोटी सा और क्वेश्चन है कि डोंट यू थिंक कि अगर चेंज करना ही था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होता रहा है, आज से थोड़ी है ये, तो हम जब से पाकिस्तान बना है ये तब से चीजें हो रही हैं कि कोई ना कोई पॉइंट होता रहे। डोंट यू थिंक कि अगर लेट से रमीज राजा साहब जैसे काम करते, वो कुछ बातों की वजह से, बयानबाजी और कुछ डिसीजन ऐसे थे जिस वजह से उनको साइडलाइन किया गया, वो हमें भी सबको पता है। अगर लाना ही था तो कोई क्रिकेटर को नहीं ला सकते थे? क्योंकि अभी हमने देखा है रमीज उस तरह का काम बुरा नहीं किया, कुछ अच्छे चेंजेस भी हमें नजर आए कि क्रिकेटर्स की सैलरीज पे बड़ा काम हुआ, एक्स प्लेयर्स की पेंशन पे हमें नजर आया। हाँ, कुछ बातें थी ड्रॉपिंग पिच वाली या टीम सिलेक्शंस को लेके कि हर चीज खुद देखनी। लेट्स से मैं जैसे राशिद लतीफ या आमिर सुहेल जैसे कैरेक्टर्स हैं, उनको हम कर नहीं सकते थे कि यार इनको हम अपॉइंट करते, क्योंकि हम फिर ऐसे लग रहा है हम फिर वापस जा रहे हैं पीछे। कि नजम सेठी साहब की कोई उससे इशू नहीं कि उन्होंने काम बहुत किया, बट लग रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं दोबारा से।
देखिए रामेश, इसमें ना दो दो इसके एस्पेक्ट हैं। मैं यूजुअली अभी देखें, ये बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है, अभी हमें इसको देखना भी पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ही ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्चुअल बात कर सकते हैं। जो आपने कॉन्सेप्ट की बात की कि किसी क्रिकेटर्स को ही नहीं लगाना चाहिए था। देखिए क्रिकेटर लगाए ना आपने, आपने इससे पहले भी अगर चेयरमैन लगाए तो उन्होंने एक तरफ आपने जो जिस तरफ इशारा किया कि उन्होंने पे आउट्स वगैरह बढ़ाए, लेकिन अगर आप ये देखें तो पिछले 4 महीने से पेमेंट ही नहीं हुई है। 5 महीने हो चुके हैं, आपके जो डोमेस्टिक के सारे प्लेयर्स हैं, पूरा स्टाफ है। तो अब ये भी जो उनकी लेगेसी है, रमीज राजा की लेगेसी पे उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट या सैडली होगा ये कि जब उनकी लेगेसी में जो सबसे बड़ा जो ब्लेमिश होगा कि जब वो छोड़ के गए तो फिर जो प्लेयर्स की 5-5 महीने की पेमेंट नहीं हुई थी। तो देखिए ये जब हम अगर क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर और करप्शन फ्री अगर अगर हमें क्रिकेट चलानी है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वो एवेन्यूज बंद करने पड़ेंगे जो करप्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। जब खाली पेट होगा तो वहां पे फिर लोगों की टेम्पटेशन है, लोगों ने कितने घर चलाने हैं, ये आपके प्लेयर्स हैं। जब आप इन प्लेयर्स को जो इतने जूनियर लेवल के ऊपर जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और साल भर वो खेलते हैं, अगर आप उनको इस लेवल के ऊपर इन इन मसाइल में आप डाल देंगे, डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने बंद की थी, अगर आप इस इन मसाइल में डाल देंगे कि यार वो उनका घर कहाँ से चलेगा, तो वो भी इंसान है। हर इंसान जो है वो ये सब बातें आइडियलिज्म में बहुत सही रहती हैं कि कोई करप्शन ना हो, कुछ ना हो। लेकिन देखिए जब जब भी इंसान जो भी मजबूर होता है, वो कोई ना कोई किसी मजबूरी में ही करता है। बाय बाय बर्थ तो कोई भी इंसान जो है वो करप्ट या क्रिमिनल नहीं होता, मजबूरी उसको बनाती है। तो आप क्यों, जब आपका इतना सेटअप चल रहा था तो आपने पेमेंट्स क्यों नहीं की? ये बहुत तकलीफ दे बात है। और मेरी उम्मीद है कि कल शायद जो भी जब भी इनकी पहली मीटिंग है नई मैनेजमेंट कमेटी की, तो उनके जो एजेंडा है उसके ऊपर जो पहला पॉइंट होगा, मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये पेमेंट होगी, ये प्लेयर्स को पेमेंट की जो वो एजेंडा पे पहला आइटम होना चाहिए। रही बात ये कि देखिए क्रिकेटर को चीफ आप बना दें, ये कहीं से भी ये कोई मसाइल का हल नहीं है। क्योंकि देखिए क्रिकेटर जो है वो स्पेशलाइज किस में करता है? वो क्रिकेट खेलने में करता है, वो क्रिकेट रन करने में नहीं करता। उसके जो अपनी एज के, अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन उसके साल जो चीज़ सीखने में, जो हुनर सीखने में और उसको पॉलिश करने में गुजरते हैं, वो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खिलाना नहीं है। क्रिकेट खिलाना एक अलग प्रोफेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस चलाना। अब मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमने पेमेंट्स की बात की, तो ठीक है आपने क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से तो आप क्रिकेटर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्रिकेटर कभी भी जो है एक अच्छा अकाउंटेंट तो नहीं होता। तो जो जिस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको उन स्पेशलिस्ट को यूटिलाइज करना चाहिए। और पूरी दुनिया में बोर्ड जिस तरीके से चलते हैं, ये कोई मॉडल नहीं है। बहुत ही रेयरली ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता है कि जहाँ पे आपका क्रिकेटर ही, वो क्रिकेटर्स जो क्रिकेट के बाद अपने आप को एजुकेट करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और दूसरी जो मैनेजमेंट की फील्ड्स हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ भी जो पुराने वक्तों में जो लोग आए हैं, तो वो आपको देखना होगा कि जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए आपके पास्ट क्रिकेटर्स, तो वो एक पूरा एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था। सिस्टम में ये था कि आपके डिपार्टमेंट में जब जब कोई प्लेयर अपनी एज से गुजर जाता था, अपनी प्लेइंग एज से गुजर जाता था, तो फिर उसके बाद डेस्क जॉब के ऊपर चले जाते थे। तो वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग होती थी कि ऑफिस कैसे चलता है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलती हैं। तो फिर उसके बाद वो आके पीसीबी में या बोर्ड के अंदर भी वो काम करते थे। तो अब ये कोई आपकी वो नहीं होती कि आप किसी किसी क्रिकेटर को आप चेयरमैन लगा देंगे, तो जरूरी नहीं है। ये वैसे ही है कि अगर कोई क्रिकेटर है, हाँ क्रिकेटर अंपायर बन सकता है और मुमकिन है कि वो अच्छा अंपायर। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो साइमन टाउफल, अगर आप नाम अंपायरिंग में नाम लेते हैं, कि साइमन टाउफल हो गए, अलीम डार हो गए, क्या बहुत बड़े क्रिकेटर्स थे? लेकिन वो अपनी फील्ड के बहुत बड़े लोग थे। डिकी बर्ड हो गए, डेविड शेफर्ड हो गए, हम पीछे जितने भी नाम लेते चले हैं, स्टीव बकनर। वो स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप जो क्रिकेटिंग जो कैरियर है उसी कोई आप अपना पैमाना बनाएं। तो मैं इस चीज से प्रिंसिपली मैं इससे एग्री नहीं करता। हाँ क्रिकेटर भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेटर ही बन सकता है, मैं इससे एग्री नहीं करता।
चलिए, ये क्लैरिटी आ गई है बहुत सी चीजों में कि जरूरी नहीं कि अच्छा क्रिकेटर ही अच्छा कोच भी हो, अच्छा मैन मैनेजमेंट भी जानता हो, अच्छे स्किल्स हो। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कामरान भाई, अब क्रिकेट पे मामला पे आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामला पे। सकलैन मुश्ताक साहब ने 3-0 होने के बाद कहा कि हम अगर डिकोड करें तो हमने सेशंस बहुत अच्छे खेले, लेकिन अगर हम उस तरह देखें, ठीक है 3-0 लगता है रिजल्ट बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग सा, ऑब्वियसली है, ऐसी कोई बात है, लेकिन अगर हम सेशंस को देखें डिकोड, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जो इंग्लैंड से सीरीज के लिए स्पेशली रेड बॉल में कहाँ लैग किया, क्या गलतियां की? सिलेक्शन से ही हमारा पीछे से ही मसला नजर आ रहा था, क्योंकि शाहीन और नसीम पे हम बहुत ही ज्यादा रिलाई कर रहे थे कि ये हमें कुछ ना कुछ कर देंगे बॉलिंग में, क्योंकि हमारा बॉलिंग बड़ा मेन इशू रहा है इस पूरी सीरीज में। दे बॉल वन से ही इंग्लैंड ने हम पे डोमिनेट हमें डोमिनेट करके रखा हुआ था। उनका रन रेट अराउंड 5 6 7 6 7 रहा। हमें भी इम्प्रूवमेंट होगी अपनी बैटिंग में कि हमारा भी 3.8 तक चला ही गया था, जो कि 2.8 रहता था उससे भी हुआ। लेकिन इशू क्या आपको नजर आया इस पूरी 3-0 में, कहाँ देख रहे हैं आप? इशू देखें, सिलेक्शन हो जाए, फिर चाहे स्क्वाड की सिलेक्शन हो, टीम की सिलेक्शन हो, फिर उसके बाद आप 5 दिन के अंदर आपने जिस तरीके खेला, फिर सेशन आपने जिस तरीके खेले, उसके अंदर हम जा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आपके मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं। आप जो भी आप तनकीद करें, हम में से जो भी तनकीद करता है, उसको एक और पैरा में देखना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट क्या थे, मुतबादिल क्या थे, क्या हो सकता था। तो सवाल हमें ये पूछना पड़ेगा कि ठीक है, अब तो आपकी जो ये सिलेक्शन कमेटी है, मैनेजमेंट चली गई है, और अब शायद ये आखिरी सीरीज हो आपकी, जो मैनेजमेंट भी है उसका भी, जो आपके कोचिंग पैनल है उसका भी। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 2 साल के अंदर अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें ताबिश खान को अपॉर्चुनिटी मिली, सऊद शकील आए, आपके फवाद आलम को कंटिन्यू किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसी सेटअप में आए थे, लेकिन कंटिन्यू किया गया। नुमान अली, साजिद, जाहिद महमूद, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज दहानी, जो जो देखिए, जो जिस फॉर्मेट के अंदर भी हम सिलेक्शन, हमेशा कभी भी जो होती है वो 100% एग्रीमेंट की जॉब नहीं होती। उसके अंदर हमेशा 2 लोग भी बैठ के, हम मैं और आप भी बैठ के बनाएंगे, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे। 15 के स्क्वाड में 12 पे शायद हम एग्री करें, 3 पे मैं कहूंगा कि ये बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि सिलेक्शन काम नहीं आसा। लेकिन उसमें हमें देखना, थोड़े से उसमें ये देखने की जरूरत है कि क्या जिन लोगों को मौके मिले, चाहे वो इमरान भट्ट थे, क्या वो परफॉर्म करके नहीं आए थे? उनमें से जो हारिस सुहेल हो गए, हारिस सुहेल नहीं, हारिस रऊफ हो गए, उसके बाद आपके अब्दुल्ला शफीक हो गए, ये वो लोग थे जो पोटेंशियल के ऊपर आए थे, जो कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास के, इनके नंबर्स इतने नहीं थे। मोहम्मद अली नहीं परफॉर्म कर सके, सिस्टम से लेके आया ना। जाहिद महमूद का इतने अरसे से नाम चल रहा था। तो जो भी आपको फेलियर हो रहा है, अगर हम थोड़ा इसको ब्रॉड करें, जो T20 के अंदर भी अगर हम आसिफ अली फेल हुए, फजल फेल हुए, हैदर फेल हुए, लेकिन डोमेस्टिक में आपके सीन के ऊपर तो ये प्लेयर्स परफॉर्म तो कर रहे थे। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि और लोग भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन चांसेस जिनको मिले, तो उसमें वो थॉट तो थी। तो इसलिए अब हमें हमें एक स्टेप और पीछे लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी सिलेक्शन और खेलने से ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मुझे जो लगता है वो हमारी सप्लाई का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो जिसे कहना चाहिए कि आप ये सोचें कि अगर शाहीन अनअवेलेबल हो जाते हैं, या हारिस अनअवेलेबल हो जाते हैं, नसीम अवेलेबल, तो आपके पास बैकअप के अंदर बॉलर्स ही नहीं है, रेडी रिप्लेसमेंट्स नहीं है। ये रेडी रिप्लेसमेंट बनाना किसका काम है? ये सिलेक्टर्स का काम नहीं है, ये कोचेस का काम नहीं है, ये कैप्टन का काम नहीं है। ये हम बात उस वक्त कर सकते थे कि मोहम्मद अली, अभी मीर हमजा पे चले बात हो रही है, वहां तक हम बात कर सकते हैं कि मीर हमजा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये पूरा सीजन नहीं खेले, मतलब डिबेटेबल है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास रेडी रिप्लेसमेंट्स कितने हैं? जब आप 3 4 साल से जो आप 6 टीमों की जो क्रिकेट आप करवा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स अब आपको आना शुरू हुए। क्योंकि पहले तो आपको जो पुराना सिस्टम था, उसकी जो जो फल थे, जो रिजल्ट्स थे, वो लेके आप यहाँ तक चले गए थे। तो यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा, और ये एक लिहाज से अच्छा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ये आपकी वापस आएगी, तो आपका प्लेयर पूल जो है वो दोबारा से होगा। वरना आप देखिए, आपको हारिस राव को खिलाना पड़ रहा है। चले हारिस राव को हम बाहर कर देते हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट क्या अब इसी लेवल के ऊपर आ गई है कि मोहम्मद अली, क्या आपकी आपके डोमेस्टिक के अंदर इस वक्त बेस्ट बॉलर खिलाया ना आपने?
लेकिन आपका उसका इंटरनेशनल के ऊपर आप उसका मटेरियल या आपको देख लें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। बाकी अप्रोच के ऊपर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अप्रोच आपकी डिफाइन होती है रिसोर्स पूल से। तो जो रिसोर्सेज होंगे, इंग्लैंड को अगर हम बात कर रहे हैं, वो बेसबॉल से खेल रहे हैं, तो वो उनके सारे प्लेयर्स जो देखिए, चाहे वो बेन डकेट हो, 5 साल के बाद वो कम बैक कर रहे थे, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में उन्होंने कितनी खेली हुई है। हैरी ब्रूक वो खेल के आ रहे हैं। रेहान अहमद 3 टेस्ट मैच से खेले, ठीक है, 3 फर्स्ट क्लास के बाद वो टेस्ट मैच खेल गए, वो उन्होंने भी इस तरीके का काम किया। लेकिन बाकी उनके जितने प्लेयर्स हैं, अगर वो एक स्टाइल से अगर खेल रहे हैं, तो ये कोई उनके बच्चे नहीं है, कोई नई लॉट नहीं थी, इनएक्सपीरियंस नहीं थी। हम इनएक्सपीरियंस बहुत थे। तो यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा कि हमें रेडी रिप्लेसमेंट्स हमें तैयार करनी पड़ेंगी, वरना हमें प्रॉब्लम आते रहेंगे, चाहे कोच कोई भी हो, चाहे कैप्टन कोई भी हो, सेलेक्टर कोई भी हो। अभी कल आपने एक ट्वीट किया हुआ था जब स्क्वाड अनाउंस हुआ स्वीट 16। ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ है कि हम फिर वही चीज हम दोबारा कर रहे हैं कि हसन अली बस हमने एक ऐड कर दिया, या कामरान गुलाम को हम दोबारा वापस लेके आए थे। वो थोड़ा सा बस मुझे क्लियर करना। नहीं, वो स्वीट वो स्वीट 16 ऐसे ही मैंने कर दिया था। वो एक होता है ना कि वो किसी न किसी के लिए तो स्वीट है ना। 16 हैं, और अब ये कि जो भी 16 होते हैं सारे के सारे हमेशा तो वो नहीं होते, लेकिन 16 को हमेशा जो स्वीट 16 कहा जाता है। तो लेकिन सारे 16 जो होते हैं, कभी भी सारे के सारे स्वीट तो नहीं होते, कुछ नॉटी भी होते हैं। उसमें आप तो कामरान भाई हसन अली की सिलेक्शन कैसे की? क्योंकि डोमेस्टिक वो खेल रहे थे लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं किया हसन ने। ना व्हाइट बॉल में किया है जो पाकिस्तान का पोल है, ना काजन ट्रॉफी में उस तरह किया है। ऑन दी अदर हैंड अगर उसी, क्योंकि वो जिस अपना खेल रहे थे प्रोविंशियल टीम से साउथ पंजाब, उसमें अब्बास बहुत अच्छा कर रहे थे। तो क्या हम अब्बास को दोबारा चांस नहीं हम दे सकते थे? लेट्स से अगर मीर हमजा की डिबेट है कि वो सीजन नहीं पूरा कर पाए, अब्बास को तो कर सकते थे ना। देखिए, फिर वही वाली बात है रामेश के, सिलेक्शन ऐसी होती है कि आप 50 लोग भी अगर सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो फिर भी 51वें की बात होगी, यार इसको क्यों नहीं किया। तो ये हमेशा जो होता है कि जब भी सिलेक्शन होती है, तो उसमें कुछ लोगों की रिजेक्शन भी होती है। ये बड़ी नेचुरल बात है, चाहे आप वो 100 लोग भी, अब मिसाल के तौर पे 192 आपके प्लेयर जो हैं वो फर्स्ट क्लास में खेल रहे हैं, उसमें भी बात होगी कि यार ये जो 192 खेलना, तो 193 194 इसको नहीं खिलाया। अब मतलब अगर आप और नीचे चले जाएं, तो ये होता है कि यार इसको फर्स्ट 11 में होना चाहिए था, सेकंड 11 में। तो सिलेक्शन तो ऐसा मामला है कि जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ, कभी भी 100% एग्रीमेंट नहीं आएगा। अब्बास को जो हसन का चले, हसन का आपने सवाल किया, हसन का इसलिए लाना सही बनता है क्योंकि आपको मार जो पड़ी है, जो इंग्लैंड से आप एक्सपोज हुए हैं, वो इनएक्सपीरियंस आपका एक्सपोज हुआ है। मोहम्मद अली बुरा बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप टेस्ट मैच में जा रहे हैं और आपके 4 बॉलर्स हों, 3 डेब्यू कर रहे हो, और एक जो आपका बॉलर है वो 19 साल का लड़का है जिसने 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हुए, और सामने आपकी जो इंग्लैंड की साइड है। तो मतलब ये मिस मैच है, और आपको खास तौर पे जो जो टेस्ट मैचेस हैं वो आपको बॉलिंग जिताती है। बैटिंग आपको, आप हजारों रन कर लें, सैकड़ों रन कर लें, लेकिन आप टेस्ट मैच जीतेंगे उसी वक्त जब आप 20 विकेटें लेंगे। 20 विकेटें लेने के लिए आपको वो हुनरमंद आपको खिलाड़ी चाहिए जिन्होंने इतना खेला हुआ हो, जिनका एक्सपीरियंस हो। हाँ, आपके एक बॉलर या चले 2 बॉलर्स आपके चल सकते हैं, जब आपके साथ 2 एक्सपीरियंस बॉलर हो। रेहान अहमद की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। उसी में आप ऐड कर लें विल जैक्स, पहले टेस्ट मैच में विल जैक्स उन्होंने बॉलिंग करवाई, क्यों कर गए? क्योंकि साथ में उनके एंडरसन थे, बेन स्टोक्स थे, जैक लीच थे, वो मार्क वुड। एक्सपीरियंस बॉलर थे। पहले टेस्ट मैच में मार्कवुड नहीं थे। जी जी, तो वो सेकंड। तो उधर से इवन जो रूट, जो उनके पार्ट टाइम बॉलर भी थे, वो भी एक्सपीरियंस थे। इसलिए पहले टेस्ट मैच में उनके विल जैक्स, और तीसरे टेस्ट मैच में आपके रेहान अहमद इसलिए फिट इन हो गए। लेकिन जब आप 3-3 अनटेस्टेड या इनएक्सपीरियंस्ड आप बॉलर्स को डालेंगे, तो फिर रिजल्ट आपका इसी तरीके से निकलेगा। अब्बास को ये जो बात है, अब्बास को एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, जब आपके पास शाइन अनअवेलेबल थे, और हारिस का भी आपका ये वाला मामला था, तो आपको अब्बास और हसन को पहले ही आपको कंसिडर करना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को आपने तीसरा टेस्ट मैच खिलाया, आप शुरू में ही उनको ट्राई करते, क्योंकि देखिए फ़हीम अशरफ को आपने इतना इन आउट किया है, तो वो थोड़ा सा वो भी रिफ्लेक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उनको आपने इन आउट किया,
तो जब जब बॉलर जो है वो थोड़ा सा उसको कंडीशंस भी उसके अगेंस्ट हों और उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो, तो फिर वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाता। अबरार को अगर आप बात करते हैं तो अबरार आपके सर्किट में 4 से 5 साल से खेल रहा है, कोई नया वो नहीं है। वो शार्प होके पॉलिश होके, और उसके बाद ये है कि हाँ वो भी सेकंड 11, पिछला सीजन भी सेकंड 11 में खेल रहा था, 2 मैचेस खेला है वो फर्स्ट क्लास में। ये सीजन पूरा का पूरा वो फर्स्ट फर्स्ट क्लास में खेला है, और उसकी फॉर्म थी वो सामने आपकी नजर आई है। वो एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से अबरार आपको इतनी विकेट्स लेके, या आपको लगा है कि वो एक बॉलर था जो जो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में आपकी बॉलिंग को कैरी कर गया। तो यहाँ पे अब्बास और हसन का जो एक्सपीरियंस है उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। नए बॉलर्स बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन वो पूरी लॉट नहीं आनी चाहिए। एक बॉलर, 2 बॉलर आप ट्राई करें, पूरी पूरी बॉलिंग यूनिट आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन एक्सपीरियंस की ही वजह से हमें, मतलब जिस तरह की हमें फेंटी पड़ी है तीनों मैचेस में, और डोमिनेट किया है। जिस तरह बेन स्टोक जिस तरह चाह रहा था वही हो रहा था कि उसको विकेट चाहिए तो मिल भी रही थी। इवन बैटिंग में जिस तरह वो स्टार्ट में हमें मार रहे थे, उस वही चीज थी। कामरान भाई, अब आपने बीच में बात की थी मैनेजमेंट की कि अब लास्ट सीरीज मैनेजमेंट की हमें नजर आ रही, क्योंकि आगे सकलैन मुश्ताक का प्लान नजर नहीं आ रहा कंटिन्यू करने का, और होपफुली लग भी यही रहा है कि ये मैं जो नया सेटअप है ये मैनेजमेंट चेंज करेगा। आप मैनेजमेंट को आगे क्या देख रहे हैं कि किस फॉरेन कोच आपको नजर आ रहा है आता हुआ, या हम एक पाकिस्तानी कोच को ही दोबारा से कोई ना कोई करके करेंगे? क्या आप देख रहे हैं इस चीज पे? यार मेरा इसमें जो ख्याल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन है, ये सेग्रीगेशन है फॉरेन की और लोकल की, हमें करनी नहीं चाहिए। कोच कोच होता है। हमें इस जो सोच है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए कि फॉरेन कोच और लोकल कोच, ठीक है। अब ये जब हम ये पाबंदियां लगा देते हैं तो हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। हम कोच टू कोच बेसिस पे देखें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो अवेलेबल जो भी ऑप्शन है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसी कितनी पूरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मिकी आर्थर है। मिकी आर्थर फॉरेन कोच था, लेकिन शायद वो इस टीम को और इन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ के और सबसे ज्यादा ग्रूम करना, जितनी सख्ती की जरूरत थी, जो नॉन परफॉर्मिंग या जिनके एटीट्यूड के डिसिप्लिन के इश्यूज थे उनको टीम से बाहर भी उसने किया। उसके अंदर वो दम भी था, और वो एक्सप्रेस भी करता था अपने आप को। और जहाँ पे उसने बैक करना था उसने प्लेयर्स को बैक भी किया, और उसने कंटिन्यूटी भी बनाई, सारी की सारी चीजें की। इसी तरीके से वहां पे थोड़ा डिस्कनेक्ट जब अगर कल्चर का आता है, तो फिर वो उसको कल्चर समझ में नहीं आया। उसको पता ही नहीं चला कि कब वो बाहर हो रहा है। जो 2019 वर्ल्ड कप के अंदर जब वो मिकी आर्थर गया है, तो शुरू के 4 मैचेस में तो उसका रोल कोई था ही नहीं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद से 5 मैच जो जीता है, उससे पहले तक तो इन अ वे आप मिकी आर्थर को साइडलाइन कर दिया गया था। वो तो आपके चीफ सेलेक्टर ने टेक ओवर किया हुआ था। अगर अगर हम वापस जाएं, कि उनको चीफ सेलेक्टर को भेजा गया था कि वहां जाके ये टीम के जो मामलात हैं ये थोड़े से अलाइन करके, और ये टीम को अलाइन करके चले भाई। किस कुछ कोई प्रॉब्लम थी तभी तो अलाइन करने के लिए भेजा था। और वो 4 मैचेस के बाद वो जब अपनी वो मसरूफ हुए कहीं और, तो पाकिस्तान 5 मैचेस जीत गया, लेकिन बाहर हो गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं पे गैप्स होते हैं, तो आपको अपने लिए कस्टम या आपको अपना वो बनाना पड़ेगा कि अगर आप फॉरेन कोच लगा रहे हैं तो फिर आप लोकल आपकी जो इस्टेब्लिश्ड आपके जो लोग हैं उनको भी आप स्पेस दें, उनको भी आप एसोसिएट करें। क्योंकि इवेंचुअली आपकी थॉट ये नहीं चाहिए कि आप ये वाली जो फील्ड है ये भी आप लोकलाइज करेंगे। आपको लोकल कोचेज भी प्रोड्यूस करने। एक टाइम था जब हमारे कोचेज जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके कोचिंग कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। चाहे राशिद लतीफ़ हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे कबीर खान हो। अभी कबीर खान अफगानिस्तान की कोचिंग करने के बाद अब वो सऊदीया की कोचिंग के लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोचेज जो है वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। अजहर महमूद हैं, वो काम कर रहे हैं, वो इस सर्किट में है। मुश्ताक अहमद, सकलैन सलमान मुश्ताक बट की सलमान सलमान बट बट उमर गुल। सलमान बट भी अभी अभी सिंगापुर की कोचिंग कर रहे उमर गुल से कम भाई, अफगानिस्तान के हैं। साथ अटैच। उमर गुल अफगानिस्तान के साथ अटैच। उमर गुल, हाँ उमर गुल। और ये अब नई लॉट भी आपकी आ रही है। तो देखिए ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारा लोकल टैलेंट बिल्कुल खराब है। अच्छा, दूसरा जो लोकल जो कोचिंग के अंदर हम जब बात करते हैं ना, तो एक शायद हम फैंस के अंदर भी थोड़ी सी एक
हमारी एक टेंडेंसी है कि हम लोकल कोच के जो इंटरनेशनल कैरियर होता है उसको हम जो है मेजर करना शुरू कर देते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो आपके जो जो लोकल सर्किट के जो अच्छे कोचेज हैं उनको कोचिंग की बुनियाद के ऊपर ये आप एवेलुएट करें। उसमें रहमान भाई हैं, अब्दुल रहमान हैं, मोहम्मद मसरूर हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इनको भी तो एकोमोडेट करें कहीं पे। तो फिर ये कि आपका ये कोचिंग इतना, ये लोकल और फॉरेन इतना बड़ा इशू नहीं है। आप जब जब सवाल कहते हैं स्मार्ट क्वेश्चन स्मार्ट आंसर्स, स्टूपिड क्वेश्चन स्टूपिड आंसर्स। जब आप क्वेश्चन अच्छा फ्रेम करेंगे, रिक्वायरमेंट अपनी अच्छी डिजाइन करेंगे, तो आपको सोल्यूशन भी अच्छा मिल जाएगा। ट्रू, बिल्कुल। अब वो बात मुझे भी बड़ी एजुकेट ही एक तरह से हो कि ये होना नहीं चाहिए पाकिस्तान में कि लोकल कोच, फॉरेन कोच, कोच ऑब्वियसली कोच कोच होता है। कामरान भाई, मैं थोड़ा सा इसी पे ऐड करूंगा कि हम देखते हैं बाकी कंट्रीज में कि डाटा पे बड़ा काम शुरू हो चुका हुआ है। हम डाटा डाटा तो पीएसएल में ही देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान टीम में चीज अप्लाई हो सकती है अब आगे आगे जाके, या अभी हमें? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखें, लीग क्रिकेट को आप इससे कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो आप जैसे कहते हैं डेटा एनालिस्ट जो होता है, जब टीम बनती है ना, कोई भी फ्रेंचाइज जब बनती है, उसमें जो अर्लीस्ट हायरिंग होती है वो डेटा एनालिस्ट की होती है, परफॉर्मेंस एनालिस्ट की होती है। क्योंकि वो अप्रोच जो होती है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से होती है कि वो ये कहते हैं कि अच्छा भाई, हम हर साल टीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये डेटा एनालिस्ट या हमें मैनेजमेंट हमारी ये रहेगी। तो आप उठा के देखिए कि वहां पे जो कांस्टेंट लोग होते हैं वो मैनेजमेंट होती है, और प्लेयर्स जो होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं। जब नेशनल क्रिकेट में या रीजनल क्रिकेट में, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, तो यहाँ पे प्लेयर्स कांस्टेंट होते हैं और मैनेजमेंट जो होती है वो रिप्लेसेबल होती है। तो ये पूरा गेम उलट जाता है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा एनालिस्ट हो गया या जो भी लोग हैं, उनको उतनी स्पेस या उतनी पावर उनकी से इतनी ज्यादा नहीं होती, अनटिल अनलेस के वो आपको कोई कोच और आपकी जो मैनेजमेंट है वो ये एम्पावर करे और वो प्लेयर्स को ये कहे कि नहीं, हमारी ये स्ट्रेटेजी और हम इससे चलेंगे। तो उसमें आप डेटा एनालिस्ट को या डेटा की यूटिलाइजेशन, आप सिर्फ डेटा से कुछ नहीं होता। ये ऐसे ही है कि डेटा भी एक टूल है। मैं आपको दूरबीन दे दूं, दूरबीन तो अपना काम करेगी, लेकिन दूरबीन अगर आप दीवार की तरफ करके इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी गलती है, दूरबीन की गलती नहीं है। तो दूरबीन चलाने के लिए भी तो आपको कुछ कोई समझ चाहिए ना, या बेसिकली। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये सेटअप का मामला है, ये लीग से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया कामरान भाई, जाते हुए लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये न्यूजीलैंड सीरीज हमारी मंडे से शुरू हो जाएगी, मंडे से या ट्यूसडे से। क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम बेहतर कर सकती है, या हम सेम क्रिकेट सेम रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करें इस वक्त इस टीम से? क्योंकि अब दोनों टीम्स ही एक तरह से बाहर ही हैं, वही है कि अब सीरीज के लिए जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती है पाकिस्तान टीम, क्यों 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 नहीं कर सकती, लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी। आपको अपनी अप्रोच सही करनी पड़ेगी आपको। अ, अ, देखें, एक होता है कि आप अटेंडेंस लगा रहे होते हैं। मैं अगर बहुत ही आम लफ्जों में कहूँ कि जो इंग्लैंड सीरीज हुई उसमें जो 3 टेस्ट मैच हुए, उसमें हमारी टीम ने अटेंडेंस लगाई है। परफॉर्म करने की या गेम पकड़ने की या गेम जीतने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की। जो नजर आया उसमें सिर्फ अब्दार की परफॉर्मेंस नजर आई। जहां जहां पे क्रिटिकल मोमेंट्स थे वहां पे कुछ ब्रेन फेड आपके इस तरीके से हुए। मुल्तान टेस्ट आप जीत सकते थे, नवाज और सऊद जिस जिस पॉइंट के ऊपर आउट हुए। चौथे दिन आप ये कह रहे हैं, तीसरे दिन इमाम चले, वो पॉजिटिव खेल रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन ये जो क्रिटिकल मोमेंट्स हैं ये नहीं हारने चाहिए। तो क्रिटिकल मोमेंट्स अगर पाकिस्तान जीतता है तो बिल्कुल पाकिस्तान टेस्ट में जीत सकता है, लेकिन वहां पे ये इन प्लेयर्स में कैपेबिलिटी है, लेकिन इनको ट्यून इन होना पड़ेगा कि आप कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने जितना आपको दौड़ाया है, तो न्यूजीलैंड शायद आपको इतना ना दौड़ाए, तो आपको जरा सुकून का सांस भी मिलेगा, तो चांसेस जरा ज्यादा है। वो तो शायद बैटिंग में ना दौड़ा है, लेकिन नील वैगनर वो ले आए हैं जो हमें दौड़ा सकता है आगे। तो कामरा भाई, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, और एज यूजुअल बड़ा मजा आया। रमेश, ठीक है, तो यार कामरान भाई के साथ अब मजा आया हमें, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना करो, मर्जी है तुम लोग। थैंक यू सो मच कामरान भाई।